बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। ये बहुत मशहूर मॉलिक्यूल है बायोलॉजी का, और कुछ याद हो ना हो इसके बेसिक्स हर बायो के स्टूडेंट को याद रहते हैं। एंजाइम क्या है? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो रिएक्शंस को स्पीड अप करे। बायोलॉजी दरअसल आप देखें किसी भी जानदार को तो वो सेल से बना है, और सेल के अंदर लगातार जारी रहने वाले रिएक्शंस का एक सिलसिला चलता रहता है, न खत्म होने वाले रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट्स होते हैं। कभी छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर बड़े हो जाते हैं, उनको एनाबॉलिज्म कहते हैं। कभी बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे हो जाते हैं, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की गहमा गहमी को लाइफ या एक्टिविटी ऑफ लाइफ कहते हैं। इस एक्टिविटी ऑफ लाइफ का कंटिन्यू रहना जिंदगी है, इसका रुक जाना मौत है। और इसमें से बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको मुकम्मल होने में अगर उनकी अपनी मर्जी पर छोड़ा जाए तो बहुत टाइम लगता है, हो सकता है महीना लग जाए। लेकिन ऐसे रिएक्शंस को जब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम ये इन्वॉल्व होते हैं, ये दखल देते हैं, तो उन रिएक्शंस को 1 सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट कराते हैं। यानी एक रिएक्शन की जो ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एंजाइम के थ्रू परफॉर्म किया जाए तो मिलियंस ऑफ टाइम्स जल्दी ये हो जाता, फास्ट हो जाता है ये रिएक्शन। तो इनका ये कमाल है। यानी ये तो इनके फंक्शन के लिहाज से इंट्रोडक्शन हुआ कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स व्हिच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंड दोस बायोकेमिकल रिएक्शंस आर जनरली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कैटलिस्ट और भी हैं जो लिविंग थिंग्स से बाहर होंगे, उनको जनरली आप कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन जो लिविंग थिंग्स के अंदर हों उन्हीं कैटलिस्ट्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट स्पीड अप तो कराते हैं, लेकिन इनकी नेचर क्या है? दीज आर बाय नेचर, दो बातें याद रखनी है। एक तो ये ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तो बड़ी कैटेगरीज हैं। तो ये प्रोटीन्स हैं। मेजॉरिटी एक्सेप्ट फ्यू चंद एंजाइम हैं जिनको राइबोजाइम्स कहते हैं, वो प्रोटीन के नहीं हैं। बाकी हम कह सकते हैं 99% एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हैं। और वो भी कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जब शेप के लिहाज से हमने क्लासिफिकेशन की थी तो आपको बताया था कि प्रोटीन दो तरह के हैं। एक वो जो इस तरह से लंबे होंगे, एलोंगेटेड होंगे, ये फाइब्रस प्रोटीन्स थे। दूसरे वो या गोल होंगे या फाइब्रस ना होंगी, उन सबको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का था। तो एंजाइम्स क्या हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अब इन तीनों बातों को दोबारा मिलाएं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स व्हिच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंड दीज आर बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक हो गया। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं और रिएक्शंस को तेज कराते हैं, लाखों गुना तेज कराते हैं। सर, आपने कहा प्रोटीन एंजाइम कुछ प्रोटीन के नहीं होते। जी जी, तो फिर एंजाइम में तो प्रोटीन के हैं सर। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब मैंने तो नहीं कहा ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि असल में उनकी तादाद बहुत कम है। जो प्रोटीन नेचर के नहीं है ना, वो तकरीबन 6 हैं, 6 राइबोजाइम्स कहते हैं। ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, वो प्रोटीन के नहीं है। बाकी सारे प्रोटीन हैं, तो आप उनको इग्नोर करो तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना कहें तो बेहतर है। अच्छा, अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन किस स्टेज के प्रोटीन्स को कहा जाता है? प्राइमरी कन्फिगरेशन, सेकेंडरी कन्फिगरेशन, टर्शियरी या क्वाटरनरी? तो ये है टर्शियरी और क्वाटरनरी। यानी ये इस तरह से हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल गोल हो सकते हैं, यानी जो बस लंबे ना हो, उनको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं इनकी फर्दर थोड़ी सी तफसील की तरफ। तो हर एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट है जो जिससे एंजाइम की बॉडी बनती है,
इसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट, या इसको ग्लोबुलर साइट भी कहते हैं। जबकि दूसरा जिससे ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट। अब आप मिसाल के तौर पर याद रखें, मसलन मैंने कहा अब मैं खाना खाता हूं, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आएगा मैं मुंह से खाना खाता हूं। लेकिन हम इसी जुमले के इतने आदी हैं, अगर मैं कहूं मैं मुंह से खाना खाता हूं तो आपको हंसी आएगी। मुंह से तो सब खाते हैं, तो एंजाइम का भी मुंह है, उस एंजाइम के मुंह को एक्टिव साइट कहते हैं, बाकी पूरे जिस्म को एलोस्टेरिक साइट या ग्लोबुलर साइट। ठीक हो गया। अब यहां पर यह भी नुक्ता याद रखने का है, रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए इसके दोनों पार्ट्स का इंटैक्ट होना जरूरी है। अगर इधर कोई खराबी हो गई तो एक्टिव साइट कुछ नहीं कर सकती, एक्टिव साइट में खराबी हुई तो बॉडी कुछ नहीं कर सकती। आगे मिसालों से हम इस बात को और हाईलाइट करेंगे। फिलहाल तो एक्टिव साइट की शेप और साइज इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ सबस्ट्रेट। जिस चीज पर एंजाइम एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, यानी एंजाइम जिस चीज को कैटालाइज करेगा उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। मैं आपको ये कह रहा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और साइज सबस्ट्रेट की शेप और साइज के हिसाब से, इसलिए वो उसमें आसानी से फिट हो जाएगा तो फिर कैटालाइज हो सकेगा। अगर कोई सबस्ट्रेट उधर फिट नहीं हो सकता तो उसको एंजाइम कैटालाइज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। जैसे हम मुंह से खाते तो हैं, फल भी खाते हैं बहुत सारे। किसी ऐसे फल का नाम बता सकते हैं जो हम डायरेक्ट काटे बगैर खाएं? अंगूर तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। सेब आप काटने पर मजबूर हैं, अंगूर को क्यों नहीं काटा? छोटा है, आपके मुंह में फिट आता है। सेब और तरबूज भी अंगूर की तरह खाने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा मुंह नहीं है। तो एंजाइम का भी ये इशू है, इसके मुंह में जो फिट आएगा सिर्फ उसी को ये कैटालाइज कर सकता है, जो मुंह में फिट नहीं हो सका उसको कैटालाइज नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, जो एक्टिव साइट है ये खुद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके एक पार्ट को कहा जाता है बाइंडिंग साइट और दूसरे हिस्से को कहा जाता है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट। अब हमारे मुंह में ऐसा नहीं है, तो आप इसको यूं जहन में रखें, हम अगर फल या खाना खाना चाहते हैं तो सिर्फ मुंह काफी नहीं है, हाथ की भी जरूरत है। प्लेट से खाना मुंह तक लाएंगे तो मुंह खाएगा ना, तो हाथ को हम क्या कहें, बाइंडिंग साइट है। हमारा हाथ बाइंडिंग साइट है, गाय के होंठ ही बाइंडिंग साइट है। वो तो हाथ यूज नहीं करती है ना, तो होंठों से घास जमा करके फिर चबाती है। और कैटालाइटिक साइट कौन सा हो गया, दांत और मुंह हो गया। तो एंजाइम का भी एक हाथ है एक मुंह है, दोनों को मिलाकर एक्टिव साइट कहते हैं। इसका हाथ क्या कहलाता है, बाइंडिंग साइट। ये सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करके ला के जोड़ता है इसके साथ। जब ये प्रॉपरली जुड़ जाएगा तो फिर कैटालाइटिक साइट उसको कैटालाइज करेगा, चाहे ब्रेक डाउन करना है या जोड़ना है, दोनों कर सकते हैं। हमारा मुंह तो सिर्फ तोड़ सकता है ना चीजें, ये जोड़ भी सकता है। ठीक हो गया। ये एक्टिव साइट की खूबी थी। अब एक और नुक्ते की तरफ आते हैं, वो ये है कि सम एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। कुछ एंजाइम पूरे के पूरे प्रोटीन के बने हुए, उनका एक्टिव साइट भी, उनका ग्लोबुलर साइट भी। जबकि कुछ एंजाइम्स के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो सकता है। नॉन प्रोटीन पार्ट वो एक्टिव साइट के साथ भी हो सकता है, किसी और जगह भी हो सकता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, कोफैक्टर। और इसके बगैर ये एंजाइम काम नहीं कर सकता। तवज्जो है मेरी तरफ। जिसमें कोफैक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है वो तो कर रहा है काम, वो तो 100% प्रोटीन का बना होगा। जबकि जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी शामिल होगा, वो जब तक ये नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे, कोफैक्टर। अगर इसके साथ कोफैक्टर जुड़ा हुआ हो
तो ये काम करने की पोजीशन में हो यानी एक्टिव स्टेट में हो, तो अब उसको कहते हैं होलो एंजाइम। ऐसे एंजाइम को क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज एक्टिवेटेड एंजाइम। अगर कोफैक्टर हटाकर रख दें तो इस सूरत में ये काम नहीं कर सकता है। मसलन होलो, ये जो कोफैक्टर है इससे अलग किया, उस वक्त ये एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। काम नहीं कर सकेगा तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं एपो एंजाइम, यानी एंजाइम को एक्टिव और इनएक्टिव रखने का भी इंतजाम है। कैसा इंतजाम? इसके कोफैक्टर को हटाओ, ये काम नहीं कर सकेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसको कहेंगे एपो एंजाइम उस वक्त। लेकिन जब ये जुड़ गया, फंक्शनल स्टेट में आ गया ये, तब ये कहलाएगा होलो एंजाइम। सर, तो वो एंजाइम जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है वो जब रिएक्शन नहीं कर रहे होंगे तो वो एपो एंजाइम की फॉर्म में होंगे ना सर? जी। जब रिएक्शन करेंगे तभी वो कोफैक्टर जोड़ेगा। जी जी, जब रिएक्शन की जरूरत होगी। अब एक और सवाल उठेगा यार, ये पहले इनका वो समझ लें। अगर इस एंजाइम से काम लेना है तो ये जोड़कर अपना काम शुरू करेगा। फिलहाल इसका रिएक्शन को रोकना है तो इसका ये कोफैक्टर हटाओ, ये काम नहीं करेगा। यहाँ तो मसला आसान हो गया। जो 100% प्रोटीन का बना हुआ है उसको अगर रोकना है तो क्या करें? उसके लिए दो ऑप्शन हो रहे हैं। मसलन बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके एक्टिव साइट के ऊपर एक टेम्परेरी पर्दा लगा होता है। ये टेम्परेरी पर्दा पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। हालांकि पूरा प्रोटीन ही पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, पूरा एंजाइम ही पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, लेकिन ये अलग एक पॉलीपेप्टाइड है जो इसके जो एक्टिव साइट को इसने टेम्परेरीली ब्लॉक किया है। जो ही सबस्ट्रेट इसको टच करेगा ये खुद ब खुद हट जाएगा, तो फिर एंजाइम काम शुरू करेगा। तो दूसरा तरीका ये हो। एक तीसरा तरीका भी है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। कुछ एंजाइम्स बड़े खतरनाक होते हैं, उनको लाइसोसोम के अंदर बंद करके रखा जाता था। याद आया कुछ? यानी एक थैली में पैक करके भी इनको इनएक्टिव रखा जा सकता है। जब जरूरत पड़े थैली खोल दो, ये एंजाइम निकलेंगे, शुरू हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा एक्टिव स्टेट में ही होते हैं। इसलिए इनको अगर रोकना हो तो क्या करेंगे? एक थैली में बंद करेंगे। इस थैली को क्या कहते थे? लाइसोसोम्स कहते हैं। अब वापस आ जाए। एंजाइम को एक्टिव और इनएक्टिव, कब एक्टिव होना चाहिए, कब इनएक्टिव होना चाहिए, इसके लिए 3 तरह के एहतमाम हैं। जिनका कोफैक्टर है वो हटा दो, इनएक्टिव हो जाएगा, जोड़ दो, एक्टिव हो जाएगा। जिनका कोफैक्टर नहीं है उनके एक्टिव साइट के ऊपर कोई पर्दा लगा दो, इनएक्टिव होगा। सबस्ट्रेट मिल जाएगा तो ये पर्दा खुद हटेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। इसकी मिसाल पेप्सिनोजिन, स्टमक में है ना पेप्सिनोजिन, उस पर इस तरह का पर्दा लगाओ। जो ही प्रोटीन इसको टच करता है ये पर्दा हटता है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, पेप्सिन बन जाता है। इसी तरह जो डाइजेस्टिव एंजाइम या कैटालाइटिक एंजाइम है वो लाइसोसोम के अंदर आपने पैक करके बंद करके रखा हुआ है, और जब तक अंदर बंद है ये कोई काम नहीं करेंगे, जब छोड़ देंगे तो ये काम शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम, ये जो कोफैक्टर है ये कितनी तरह के होते हैं? कोफैक्टर सिर्फ इसकी बात करें। कोफैक्टर अपनी नेचर और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से 3 तरह के हैं कोफैक्टर्स। कभी ये इनऑर्गेनिक होते हैं। एक जुमला पहले फिर रिकॉल करें। एंजाइम बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक है, प्रोटीन है। ऑर्गेनिक में तो 5 तरह के मॉलिक्यूल थे ना, उसमें से प्रोटीन है। और अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो तब उसको क्या कहा जाता है? एक्टिवेटर। इसका अलग नाम है, जनरल नाम तो ये है, कोफैक्टर ही है। लेकिन अगर ये इनऑर्गेनिक हो, लूजली अटैच्ड हो, जो आसानी से डिटैच हो सकता हो, उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। आमतौर पर ये और इनऑर्गेनिक जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये कोई मेटल आयन होते हैं, जैसे Fe है, आपका कैल्शियम है, आपका Mg है। ये सारे वो एंजाइम्स हैं, जो वो कोफैक्टर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये जुड़ जाएंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो बस इनकी 2 बातें याद रखना है। ये इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं और लूजली अटैच हैं, आराम से एंजाइम से अलग हो सकते हैं। दूसरा ग्रुप है ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक तो है लेकिन प्रोटीन्स नहीं है, और ये भी लूजली अटैच्ड।
यानी जब चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे कोफैक्टर को कहा जाता है कोएंजाइम। आमतौर पर जो हम सबसे बड़ी गलती हो सकती है वो कोएंजाइम और कोफैक्टर में तमीज नहीं कर पाते। तो जनरल नाम क्या है? कोफैक्टर। मखसूस इसी ग्रुप का नाम है कोएंजाइम। ये आप क्योंकि रिएक्शन पढ़ चुके तो आपको एक कोएंजाइम से वास्ता पड़ा था NAD, इसी तरह NADP, इसी तरह मोस्ट ऑफ द विटामिन्स ये कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। तो इनके बगैर भी एंजाइम का काम नहीं चल सकता। उसके बाद आखिरी है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप उस कोफैक्टर को कहा जाता है जो ऑर्गेनिक हो और कोवैलेंटली बॉन्डेड हो। कोवैलेंटली बॉन्डेड का क्या मतलब है? ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए मेन एंजाइम से जुड़े रहते हैं। मैं मिसाल बता दूंगा, आपको समझ में आएगा। ये मिसाल है समझाने के लिए है। आपने मुख्तलिफ थर्मोस देखे होंगे। थर्मोस ढक्कन के बगैर अपना काम नहीं कर सकता। तो ये कोफैक्टर या एंजाइम थर्मोस है, कोफैक्टर उसका ढक्कन है। अब ढक्कनों की 3 अक़साम। बाज थर्मोस हैं जिसमें लकड़ी का या कॉक का नरम लकड़ी का ढक्कन है, तो ये नेचर ही बिल्कुल अलग है, तो ये होगा एक्टिवेटर। बाज में वो ढक्कन खुल जाता है, अलग हो सकता है, नेचर तकरीबन मिलती जुलती है, ये हो गए कोफैक्टर। बाज का ढक्कन खुलता तो है लेकिन थर्मोस से अलग नहीं होता। जैसे ये बंद था, खुला, जुड़ा हुआ है, यही ओपन क्लोज हो सकता है, यहां से अलग नहीं हो सकता। इसको क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये समझ में आ गया? तो मैं फिर बताता हूं कि ये जो कोफैक्टर की मिसाल थर्मोस के ढक्कन की तरह है। थर्मोस का ढक्कन लगेगा तो थर्मोस काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। चाहे वो ढक्कन लूजली इस तरह से कोवैलेंटली अटैच्ड हो, लूजली अटैच हो, अलग किया जा सकता हो, अलग नहीं किया जा सकता हो, फिर भी इसको बंद करेंगे तो थर्मोस का काम होगा, नहीं करेंगे तो थर्मोस का काम नहीं होगा। एंजाइम के साथ भी ये मसला है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो अब हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, वो ये था कि एंजाइम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। उसको जब चाहे आप इनएक्टिवेट कर सकते हैं, जब चाहे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लेकिन डिक्टेट कौन करता है? कंडीशंस विल डिक्टेट। एंजाइम हर हाल में काम नहीं कर सकता है। मुनासिब टेम्परेचर हो, मुनासिब पीएच हो, मुनासिब सबस्ट्रेट दस्तयाब हो, उसका कोफैक्टर उसके साथ जुड़ा हो, फिर एंजाइम एक्टिव होकर काम करेगा, वरना नहीं। तो वरना इनको अगर अपनी मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो ये तो 24 घंटा अपना काम करते रहेंगे, जो रिजल्ट की जरूरत नहीं भी हो सकती बाजू का। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस का भी इंतजाम